बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 जुलाई 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका भी 23 तारीख को पेपर है, यानी कि कल अगर पेपर है तो आपसे आज की इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जिस प्रकार से 16 तारीख को पेपर हुआ था, जिस प्रकार से 20 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम उसी लेवल का पेपर है। तो आपसे इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा जिसका 27 तारीख को या 30 तारीख को या 3 तारीख को है, वो भी ये पूरा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। समय बहुत कम है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। कहाँ पे है ये आपका? गुजरात में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात में ही आपका लोथल था। याद रखिएगा आप सभी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में ऑलरेडी 2020 में पूछा गया था। यहीं से आपका पानी का साक्ष्य मिला था। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इनमें से कौन सा मिलान सही है? नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बिल्कुल कथन सत्य है। तो याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। देखिए बौद्ध संगीति से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी को हम कई बार बताए हैं ये क्वेश्चन के बारे में। तो कौन था? मोगली पुत्र त्रिश्य हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, तीसरी बौद्ध सभा संगीति की बात किया गया है तो ये 255 या 50 के अप्रॉक्स में जो है कि ये आपका बौद्ध संगीति होता है। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। अच्छा, आप सभी हमको ये बताइएगा कि जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बता सकते हैं कोई हमको? पहला बौद्ध संगीति में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चलिए क्वेश्चन 4 देखिए फ्रेंड आप सभी। सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन कथन वाला दिया जा रहा है, 2 से 4 क्वेश्चन, जिससे क्या हो रहा है बच्चे थोड़ा सा डाउट में चल जा रहा है। तो इसका प्रैक्टिस पहले ही कीजिए आप सभी। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था, बिल्कुल सही है। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे फ्रेंड आप सभी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए अगर बात किया जाए मुस्लिम शासक के बारे में तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जो 712 में आक्रमण किया था। याद रखिएगा, दाहिर के खिलाफ। अच्छा, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। इसी के साथ में आता है अलबरूनी, जिसने किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के लेखक जो थे अमीर खुसरो थे, मिन्हास उस सिराज थे और जयउद्दीन बर्नी थे। तो ये सभी थे, तो नहीं था। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्बास खां सखानी, ये नहीं था, ये शेरशाह सूरी के समय का था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से किसने अकबर का एक धार्मिक नीति का आलोचना किया था? चलिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। याद रखिएगा आप सभी, बदायूनी ने आलोचना किया था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? देखिए फ्रांसीसियों से अगर मदद की बात किया जाए तो ये आपका कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के समय में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है उसी में रंगपट्टनम की संधि होता है और चौथी वाला में टीपू सुल्तान मारा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और वापस लिया गया था 1922 में। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर भारत में पहला 1917 में किया गया था, जो ये किसानों से संबंधित सत्याग्रह था, यानी कि नील की खेती से। बंग भंग विरोधी आंदोलन
का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। देखिए बंग भंग की बात किया जाए तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राखी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ था, तो वो 1905 से ही मनाना शुरू हुआ था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एकता बनाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। याद रखिएगा आप सभी। देखिए डेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डेट आपको ध्यान रखना है। बात समझे आप सभी, डेट आपको ध्यान रखना है। देखिए 20 जुलाई को अगर बात किया जाए, 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। अगला है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं को सही से इसको क्या करना है, कूट में भरना है, यानी कि कालानुक्रम सजाना है इसको। देखिए यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 में हुआ था, भगत सिंह को फांसी 31 में ही दिया गया था, गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हो गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, लग रहा है आसान, पर आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर डेट प्रॉपर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 7 सितंबर को। याद रखिएगा 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका 26 से लेके 31 मार्च, 26 से लेके 31 मार्च को, 26 से लेके 31 मार्च, 26 से लेके 31 मार्च को हुआ था। अगर वहीं बात किया जाए कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च को दिया गया था भगत सिंह को फांसी, 23 मार्च को दिया गया था। और वहीं बात किया जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च को होता है। बात समझे आप सभी, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है आप सभी को, सी नंबर होगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल कितने थी, याद रखिएगा 15 महिलाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय बिक्री तथा बेकार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध है, यानी कि ना आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ना उसका व्यापार कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है। याद रखिएगा आप सभी। 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई भी खतरनाक काम नहीं करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से वर्णित है, बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन, महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए इस पे, ये भी कथन बिल्कुल सही है कि 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए तभी महाभियोग लगेगा। उसके बाद है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तब जो है कि इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो गलत कौन सा है, डी नंबर। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए मंत्रिमंडल के विरुद्ध, तो कम से कम 50 का समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कह सकते राज्यसभा सीट की संख्या समान है। राइट आंसर होगा बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों में राज्यसभा सीट 16-16 है। याद रखिएगा आप सभी, दोनों में 16-16 है। अच्छा, तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में 18 सीट है। कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक में 12 सीट है। याद रखिएगा। अगर वहीं बात किया जाए उड़ीसा में कितना है, उड़ीसा में कितना है, तो उड़ीसा में आपको याद रखना है 10 है। उड़ीसा में कितना है, 10 है। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में 11 है, गुजरात में कितना 11 है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ 5 है, और हिमाचल प्रदेश में कितना है, 3 सीटें हैं। तो क्या क्या बताएं, पहला बताएं तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12, तमिलनाडु 18, कर्नाटक 12, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16, उड़ीसा में 10, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में 10, गुजरात में 11, छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। देखिए सबसे अधिक लोकसभा का कार्यकाल जो रहा है बलराम जाखड़ का रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1980 से लेके ये 89 तक रहा था। तो याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का अस्त्र नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत है,
पंचायत समिति है, जिला परिषद है, जबकि नगर परिषद नहीं है, ये आपका नगर निगम से संबंधित होगा। अच्छा, पंचायती राज की बात किया जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत के ढांचा किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। 2 स्तरीय का किसने दिया था? तो याद रखिएगा आप सभी, अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत के बारे में सबसे पहले चर्चा अनुच्छेद 40 में किया गया था। इसको दर्जा दिया गया था संविधान में, 73वें संविधान संशोधन 1993 के अप्रॉक्स में इसको दर्जा मिला था संविधान में पंचायत को। अगला है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महानिवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76 में महानिवादी के बारे में चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयोग के बाद जो किया गया है ये आपका संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 आपको याद रखना है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आपको संशोधन याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक है, ये याद रखिएगा आप सभी, तबला वादक। अच्छा, सितार वादक कौन था? पंडित रविशंकर, याद रखिएगा आप सभी, पंडित रविशंकर सितार वादक था। अच्छा, स्रोत वादक कौन था? तो याद रखिएगा अमजद अली खां। अमजद अली खां जो है ये आपका स्रोत वादक था। अमजद अली खां याद रखना है आप सभी को, अमजद अली खां स्रोत वादक था। बांसुरी वादक कौन था? तो याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक है। तो याद रखना है आप सभी को, बात समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये अभी बताएं कि तबला वादक है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? तो देखिए, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पतन है कोच्चि, याद रखिएगा, केरल का। बात समझे, कोच्चि याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए गए हैं? देखिए, भूतापीय ऊर्जा की बात किया जाए तो जो गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट और महानदी बेसिन ये सभी में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि ना पहुंचाता हो। जैसे कह सकते हैं सीवेज हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जो मिट्टी में पूर्णतः क्या हो, जो समाप्त हो जाए, वो ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए, तो यहाँ सीवेज हो जाएगा, जबकि ये सभी आपका गलत है, याद रखिएगा आप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? देखिए, द्वितीय प्रदूषक की बात किया जाए तो ये आपका स्मॉग हो जाएगा, ये आपका द्वितीय प्रदूषक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश ये सभी आपका प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वायु में मिलता है। और स्मॉग क्या होता है? जो आपका प्रदूषक वाला गैस है, इसमें आके मिल जाता है। बात समझे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित या बाघ आरक्षित पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थल पर स्थित है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र याद रखना है आप सभी को। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं। कब? 1973 में, याद रखिएगा आप सभी, 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि सेक्रे नई उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, उत्सव से क्वेश्चन हो गया या लोक नृत्य से क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है नागालैंड में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? नागालैंड में। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। देखिए, लखनऊ में जो है वो राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। मैसूर की बात किया जाए तो यहाँ पर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता की बात किया जाए तो यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, और लखनऊ में क्या है? राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी, क्वेश्चन नंबर
आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, कितना अभी हुआ 32, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई मात्रा की इकाई सही से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है सही है, प्रेशर का पास्कल यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रक टेस्ला की बात किया गया, नहीं वेबर होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो वेबर आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, यानी कि स्थितिज था गति में परिवर्तित हो गया है। पटाखे का विस्फोट होना, नहीं ये तो नहीं होगा। टॉर्च का जलना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक पेंडुलम का झूला, बिल्कुल पेंडुलम वाला झूला जो है ये स्थिति से गति में परिवर्तित हुआ है। पटाखे का फूटना ये रासायनिक से ध्वनि में, टॉर्च का ऑन होना रासायनिक से प्रकाश में हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, किसके कारण से। तो ये आपका बल के कारण से करती है, कोई भी अपनी स्थिति को बदलने का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वह बल जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण के कारण है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार आना यानी कि ज्वार भाटा आना, ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन में सी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो देखिए क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जमाव बिंदु। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहां पर समझिएगा आप सभी, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो आपका गामा किरण का होगा और सबसे अधिक किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त, तब हो जाएगा दृश्य विकिरण, तब परावैज्ञानिक, तब एक्सरे, तब गामा। तो गामा का सबसे कम होता है। आभासी और प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए या आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो ये किस रूप में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा के रूप में दर्शाते हैं। याद रखेंगे आप सभी, क्या क्वेश्चन था, किलोवाट घंटा के रूप में उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर हम सभी किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो बिल्कुल ग्राहम बेल ने किया था, सही है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, बिल्कुल सही है। चेचक टीका का एडवर्ड जेनर, यानी कि सभी कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए हाइड्रोजन की प्रतिशत की बात किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:8 होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। बात समझे, हाइड्रोजन अगर 1 तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम सभी से प्रतिशत पूछा है तो हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1:8 हो जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना था 8, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 को हमको परसेंटेज में बदलना है तो 1/9 को परसेंटेज में बदलिएगा तो 11.11% हो जाएगा इसका। याद रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत को छांटना है। पहला है कि अधातु धनायन बनाती है, नहीं ये ऋणायन बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद अधातु विद्युत का कुचालक होती है, सही है। अधातु ऋणायन बनाती है, सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। हिदेकी युकावा ने किया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरिएक्टिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, अम्ल क्षार को जलने में मिलने वाला प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, ये बिल्कुल अम्ल और क्षार के बीच में समानता है, जबकि ये सभी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व को क्या कहा जाता है।
इसे आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, लैंथोनाइट और एक्टिनॉइड को। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। धनात्मक गुण में कमी होती है, याद रखिएगा आप सभी, धनात्मक गुण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि पादप की बात किया जाए तो पेक्टिन और सेलुलोज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी और सी होगा। अगला है कि फलों में मीठेपन कौन से शर्करा उत्तरदायित्व है। तो फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिकी विकार है। देखिए आनुवांशिकी विकार की बात किया जाए तो थैलेसीमिया, याद रखिएगा आप सभी, ये आनुवांशिकी विकार है, जबकि कैंसर, एनीमिया, रतौंधी ये सभी आनुवांशिकी विकार नहीं है, यानी कि आनुवांशिकी रोग नहीं है, जबकि थैलेसीमिया आनुवांशिकी है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट को हम यही कंप्लीट करते हैं। जितने भी प्रश्न बताएं इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी।